हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के नवम अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उस दुर्जय भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्र हो उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे। अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चले चले जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौओं के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ। हम आज ही अपने गोधनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध न हो जाए, इससे पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं। ये नखों से बकोट लेते हैं। इनके मुख काले हैं और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करुण क्रंदन करती हुई यूँ कहती हैं कि हाय हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को और मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रंभाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंद जी ने वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सबके दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब वे बृहस्पति के समान यह महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर न करो। फिर तो प्राकृत जनों द्वारा ब्रज में यह घोषणा करा दी गई कि ब्रजवासियों, शीघ्र ही गौवों को तैयार कर लो, अपने बर्तन भाड़ों को छकड़ों पर लाद लो, बछड़ों के समूहों को अभी हाँक दो, गाड़ियां जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंद गोप का कहा हुआ यह उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने को उत्सुक हो शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब वह ब्रज से उठने लगा, गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं। क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियों और छकड़ों से युक्त वह ब्रज जब वहां से उठकर चला, उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहां व्याघ्रों के दहाड़ने की भारी आवाज हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब ब्रज से निकली, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पात उतर आई हो। उनके नीले पीले और लाल वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंख इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग से चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त वट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली शक्टों के समूह से उन ब्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेगपूर्ण चलते हुए असंख्य जलपोतों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वह स्थान ऊसर भूम के समान सोना हो गया। वहां जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे, उनके कारण उस स्थान पर कौवों की मंडली छा गई थी। तदनंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौवों के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाण लगा दिए गए। सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बढ़ी हुई कंटकी तथा शाखाग्र भाग के ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दूध दही माटों के मथाने डाली जा रही थी, कहीं इधर उधर गगरियों या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जा रहे थे जिससे मोटी पतली रस्सियां बंधी होती थीं, कहीं बहुत से खंभे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जा रहे थे, तो कहीं मंथन पात या माट में डाले गए शंभ के सिरे पर रस्सियां बांधी जाती थीं। कहीं छाने के लिए संचित चटाइयों या तिनकों के समूह बिखरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गौवों के रहने योग्य स्थानों को शोक हो रही थी, कहीं ओखली रखी जाती थी, उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी,
कहीं छकड़ों पर से बछड़ों के चर्म से निमित्त बिछौरों सहित पलंग उतारे जा रहे थे। कहीं गोपियां अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थीं। कुछ गोप गंगाएं सब और घूम घूम कर वृक्षों की डालियां खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान, सभी गोपों के हाथ कार्य में व्यस्त थे। वे कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से घिरा हुआ वह ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फल, फूल और जल से संपन्न था। ब्रज की वे सभी कामधेनु गौएं समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और चंदन सदृश कानों से युक्त वृंदावन में पहुंच गई। वन में विचरने वाले गौओं के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग बीत रहा था, तो भी वहां घास पात बहुत बढ़ने लगी, मानो इंद्रदेव वहां अमृत की वर्षा कर रहे हों। जहां भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में न तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, न गौवें कष्ट पाती थीं, और न दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गौवें, वह ब्रज तथा वे तरुण वीर बलराम जी सब के सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस प्रकार महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री वृंदावन प्रवेश विषयक नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।